slur face. चलो बस 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 बस, इंट्रो में तुम खुश हो गए, गाना अच्छा था, ठीक है, इंट्रो अच्छा था, अब उसे पढ़ भी लेते हैं। गाइस, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स चैनल पे, और ये आपका प्लानिंग इन इंडिया का पार्ट 2 है। गाइस, पार्ट 1 बहुत पहले आ चुका था, पार्ट 2 आया नहीं क्योंकि हमने कहा था 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद 700 हो चुके हैं, 300 कराने, तुम लोगों ने तो 1000 सब्सक्राइबर्स कराए नहीं, फिर भी तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, पर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी निभा लेता हूं और मैं पार्ट 2 ले आता हूं। तो गाइस, कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो, लाइव स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि लाइव तभी इनेबल होता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं, तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। देखिए, पार्ट 1 में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, इसके बारे में आपको ये आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 1 देख लीजिए, अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो वेरी गुड है। उस पार्ट 1 में हमने बात कर रखी है कि इकोनॉमी कैसी होती है, उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से जो है मॉडल अपनाए थे, हमारे पास कौन कौन से मॉडल के चॉइस थे, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, वो क्या कि इंडिया में जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे उनके क्या गोल होते हैं। यह सोकल ऑब्वियस सी बात है, देश के प्लानिंग के क्या क्या गोल थे। जब हमारा प्लानिंग कमीशन बना था तो उसने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या कौन कौन से गोल सेट किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोल्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला लॉन्ग पीरियड गोल और दूसरा शॉर्ट पीरियड गोल। अब नाम में छुपा हुआ है लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड। वो गोल जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में इजीली ना हो पाए, 5 साल प्लस ले जाए या ऑलमोस्ट 5 साल ले जाए। तो जो गोल 1 साल से ज्यादा 2 साल से ज्यादा होते हैं उसे लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। वो गोल जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं या हद से 1 से 1.5 साल ले जाते हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज थी ये। तो अब देखिए, लॉन्ग पीरियड गोल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज जीडीपी ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है यार, हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए। जी हाँ, सबसे पहला जो गोल है वो क्या है? देश का जीडीपी ग्रोथ हो, क्योंकि देश का जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा तो क्या ही होगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है वो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। वो जो भैया चलते जा रहा है, ठीक है, कि भैया नौकरी दो नौकरी दो, तब से चलता जा रहा है, आज भी चलता जा रहा है। क्या कि भैया लोगों को, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि किसी भी हालत में सभी लोगों को पूर्ण रोजगार देना है। अब सभी लोगों का मतलब क्या है? जो काम करने लायक है और काम करना चाहते हैं, मतलब जो भी काम करने लायक है और काम करना चाहता है उसे नौकरी मिल जाए। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इंडिया में हर इंसान को नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं, जो काम करना चाहता है, कैपेबल है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल था, क्या कि इंडिया में भाई साहब फुल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वालिटी। देखो, इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अमीर बहुत अमीर हो जाए और गरीब बहुत गरीब, तो इसके बीच का गैप हमें किसी भी हालत में कम करना पड़ेगा। अब ये अमीर और गरीब के बीच का गैप कम कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। सर कैसे बताओ तो सही। आपको क्या करना है? अमीरों पे लगाना है टैक्स और गरीबों को देना है सब्सिडी। इससे क्या होगा? अमीर थोड़ा सा पैसा गरीबों को दे पाएगा। कैसे? अलग वे में, कि अमीरों से टैक्स लिया और वही टैक्स जो गरीबों को दे दिया। तो इससे क्या होता है? इससे अमीर और गरीब के बीच का गैप कम होता है। सो कॉल हमारे तीसरा ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी हालत में ये जो इंडिया में इतनी ज्यादा अमीर और गरीब के बीच का गैप है, इस गैप को कम करना है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन। देखिए, मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ऑब्वियस सी बात है तकनीकीकरण। इंडिया में जो है आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे तो देश का उस लेवल पे विकास नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को दोनों हाथों में लड्डू खाने की आदत है, और दोनों हाथों में लड्डू कब खाएंगे? जब देश का एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो, प्लस देश का मॉडर्नाइजेशन भी हो, देश में जो है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो। तो ये सारी चीजें जो थी हमारे देश के प्लान्स थे। आगे अगर बात की जाए तो सेल्फ सफिशिएंसी। आज के टाइम पे मोदी जी चिल्ला रहे हैं क्या? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी बहुत कम थी उस टाइम पे, आज भी कम है, इतनी ज्यादा आज भी नहीं है, लेकिन हाँ, नो डाउट आजादी के टाइम से अभी तक तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इंडिया में हम लोग जो है ना, क्या होता है, मेरा मानना यह है कि नौकरी करने वाले वो लोग होते हैं जो नौकर होते हैं, मालिक नौकरी करवाते हैं। लेकिन इंडिया में नौकर ज्यादा है, लोग नौकरी ज्यादा करते हैं, मालिक कम है।
इसी वजह से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में स्टैट्स के अनुसार 80% एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा है। वहां पे 20% लेबर्स, इसलिए वो बाहर से मंगाते हैं। दुबई में भी यही हिसाब है, एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा है, लेबर्स कम है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इंडिया में क्या, इंडिया में लेबर्स ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, इससे नौकरी बढ़ेगी, मालिक नहीं। तो अगर आपको देश को विकास करना है तो आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, सो कॉल्ड आपको जो है एक मालिक बनना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था जो हम आज तक उस लेवल का पूरा नहीं कर पाए। नेक्स्ट, अब अगर बात की जाए कि हमारा 1991 से पहले प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स थे। हाँ जी, अब इसमें बात की जाए सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। देखिए उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे इंडिया में 80% जो सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल में थे, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो उस टाइम पे हैवी रिलायंस, रिलायंस मतलब क्या होता है, उस पर कंट्रोल करना, विश्वास करना, ठीक है, डिपेंडेंसी होना। तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा लोग विश्वास करते थे, यह कहा जाए गवर्नमेंट खुद पब्लिक सेक्टर पर विश्वास करती थी। वो ये सोचती थी कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ गए तो भैया गरीब को कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट कमाएंगे, और अगर गरीबों का फायदा करना है, इक्वालिटी लेके आनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना है, तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा किस पे था, डिपेंडेंट, सोकल उस टाइम पे तो सोकल उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर पे इंडिया ज्यादा डिपेंडेंट था, ज्यादा विश्वास करता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो भैया नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल था। तो प्राइवेट सेक्टर को क्या था, रेगुलेट, कंट्रोल, कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट बताती थी। तो देखा जाए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1991 से पहले प्लानिंग का क्या मेन बस था, वो फोकस ये था कि भैया जो करेगी गवर्नमेंट करेगी, और प्राइवेट सेक्टर क्या होंगे, प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट होंगे, कंट्रोल होंगे। आगे बात किया जाए तो भैया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने शुरू से लेके आज तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। अब आपको पता होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, याद रखिएगा, स्मॉल स्केल फार्म्स नहीं बोल रहा मैं। अब तुम्हारे दिमाग में छोटी मोटी इंडस्ट्री 1-2 लाख रुपए की नहीं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में होती है वहां पे। तो 5 करोड़ से छोटी जितनी भी होती है, जिसमें 5 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट शुरू से ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट और प्रोटेक्ट करती आई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज होती है, अब देखिए हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो और इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है, लाइक लोहे का इंडस्ट्री, बिजली की इंडस्ट्री, ठीक है, ये क्या करती है, ये और इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं। दिस इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कि भैया अगर हैवी इंडस्ट्रीज होंगी तभी छोटी मोटी या बाकी सारी इंडस्ट्रीज होंगी, क्योंकि अगर लोहा नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, बॉक्साइट नहीं होगा काम नहीं होगा, बिजली नहीं होगी काम नहीं होगा। तो हैवी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फोकस माना इंडिया ने, ठीक है जी, ये पॉइंट दे रखा है। आगे अगर बात की जाए तो भैया इंडिया ने जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों पे फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप देश का विकास कर सकते हो, अगर आप सेव करोगे तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मतलब होता है ना काम को दूसरे तरीके से पकड़ना। तो इंडिया ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पे फोकस किया और ये अच्छी बात थी, नो डाउट। आगे अगर बात की जाए तो भैया फॉरेन कॉम्पिटिशन से इंडिया को बचाया गया, क्योंकि इंडिया इतना कैपेबल नहीं था। 1991 से पहले हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग जो है बाहर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्लोज इकोनॉमी थी, हम लोग बाहर से कोई चीज बहुत कम मंगाया करते थे। उस टाइम पे एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ करता था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि भैया ये तो नहीं मंगाना, इंपोर्ट जो बाहर से आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, हम खुद बना लेंगे। तो उस टाइम पे अगर ए से लेके जेड तक की चीजों की जरूरत हुआ करती थी तो बस ए से लेके डी तक बनाया करते थे, बाकी सब चीजें खुद कर लिया करते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो फॉरेन कंपटीशन था उससे हमने अवॉइड किया कि नहीं आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं आपके सामान यहां नहीं चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज थी। आगे की बात की नेक्स्ट सेम पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। देखिए वन एंड द सेम थिंग, अगर आप बाहर से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप बाहर से कुछ मंगा नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन कैपिटल भी आप रोकोगे। फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, सो कॉल्ड डॉलर सोलर जितने भी होते हैं। तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको रोका गया कि भैया आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप हमारे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका फॉरेन कैपिटल हमारे पास नहीं आएगा। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है सर, बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। हमारा ये प्लान थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेकार हुआ। हम लोगों ने इंडिया को प्रोटेक्ट करने की सोची जबकि हमें प्रमोट करना चाहिए था। इंडिया में फॉरेन कैपिटल की इसकी वजह से बाद में कमी भी हो गई थी, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम लोगों ने फॉरेन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट किया कि ना हमें आपसे ट्रेड करना, ना आप हमसे ट्रेड कीजिए, ठीक है जी। ये पॉइंट है। प्लानिंग होती थी, वो कौन करते थे, वो हमारा करता था प्लानिंग कमीशन। हमने पार्ट 1 में बात कर रखी है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि सब कुछ प्लानिंग कमीशन करता है। तो इंडिया में प्लान कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है,
मतलब सब कुछ जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो क्या बनना है, कैसे बनना है, रिसोर्सेज किसके पास ज्यादा जाने चाहिए, रिसोर्सेज किसके पास नहीं जाने चाहिए, किस पे बैन लगना चाहिए, किस पे हैवी टैक्स लगना चाहिए, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, वो सब कुछ डिसाइड करता है गवर्नमेंट। तो इंडिया में प्लानिंग किस पे था, सेंट्रलाइज प्लानिंग था। नेक्स्ट, तो भैया क्या पाया क्या खोया, इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, तो प्लानिंग के क्या फायदे थे और प्लानिंग के क्या नुकसान हुए। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फायदे थे वही नुकसान थे, जो नुकसान थे वही फायदे थे। मतलब जो चाचा है वही भतीजा और जो भतीजा वही चाचा है। ये क्या कह रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि भैया फायदा ये था कि देश की जीडीपी बढ़ गई, ओए होए, और मैं ये सेम चीज नुकसान में बोल सकता हूं कि देश की जीडीपी तो बढ़ी पर बाकी देशों के मुकाबले इतनी अच्छी नहीं थी। फायदा था कि देश की गरीबी कम हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं नुकसान ये था कि देश की गरीबी इतने अच्छे से कम नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो फायदा है वही नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइप का हम पहुंच नहीं पाए। एक बार फिर भी देख लेते हैं। पहला फायदा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नो डाउट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश की नेशनल इनकम बहुत कम थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ने चली गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने प्लानिंग किया, जब हमने सोचा क्या करना है क्या नहीं करना, तो भैया देश का नेशनल इनकम बढ़ा और ये अच्छी बात है। दूसरे की बात की जाए तो भैया देश का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पहले 28 रुपए था। जी हाँ, आजादी के टाइम से पहले 28 रुपए था, उसके बाद बहुत सही हुआ, तो अब तो बहुत ही सही है। खैर, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ा, पहले बहुत कम था, बाद में बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा बढ़ भी गया। दूसरा, हमने एक प्लान था ना कि भैया सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। जी हाँ, मुबारक हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रमोट हुई। जी यस, सेविंग्स को भी फायदा हुआ और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। आगे की बात की जाए तो भैया हमारे यहाँ इंडिया में एग्रीकल्चर एक वो था कि कस्टम एग्रीकल्चर था, परंपरागत हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन बाद में समय के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी आई, एग्रीकल्चर भी साइंटिफिक हो गया। हम लोग आपने पार्ट 2 में देखा होगा, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, उसका पार्ट 2 में कि एग्रीकल्चर में क्या क्या साइंटिफिक चीजें आई, बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो वो दिखता है अभी हमारे देश की खेती में कि पहले खेती बहुत पुराने तरीके से होती थी, अब खेती बहुत अच्छे से होती है। तो ये भी एक पॉइंट है क्या कि हमारे देश का एग्रीकल्चर काफी कैसा हुआ, काफी इंस्टीट्यूशनल हो गया, काफी टेक्निकल हो गया। उस टाइम पे इंडिया में मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्री के नाम पे टाटा बिरला थे प्राइवेट, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन है। हमारे प्लानिंग की वजह से हमारे देश की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई, अब हर चीज में हमारी इंडस्ट्री है। आपको क्या चाहिए सर, हम बना के देंगे। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, और वो कहां से हुआ, वो हुआ 1991 से पहले जो हमने प्लानिंग्स की उसको। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वो कब से हुआ, जब से हमने प्लानिंग स्टार्ट की। जी हाँ, प्लानिंग के आने से इंडिया की इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन आई, हर कैटेगरी में हमारे पास आपको क्या चाहिए हम देंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, बिल्डिंग्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, बिजली, एनर्जी, ठीक है। तो इंडिया में नो डाउट हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये तो आपकी आंखों देखा है। अगर आप अभी आपसे 5 साल 6 साल या 10 साल पहले अगर आपको होश हो, ठीक है, वैसे बात है उस टाइम पे 8-9 साल के रहे हमको होश होगा, उस टाइम पे हमने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स अब तो काफी अच्छा धीरे धीरे हो रहा है और भी अच्छा हो जाएगा। तो क्या हुआ, इससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। उससे लेके आजादी से पहले से लेके अब तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है हमारे देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट, नो डाउट हमने वादा तो किया था फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो रिस्ट्रिक्शंस तो थे बहुत सारे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने वक्त के साथ साथ चीजों को चेंज किया और इंटरनेशनल ट्रेड में भी अपनी भागीदारी निभाई। 1970 के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान निभाया। इवन हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए आज भी फेमस है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। अब फेलियर्स, अब वही मैंने आपको बताया, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, सक्सेस जो थे वही आपके फेलियर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके पॉइंट बात कर लेते हैं। पहली बात क्या है कि भैया पॉवर्टी, नो डाउट पॉवर्टी अपना मुंह खोले आज भी खड़ी है, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा हम कॉम्बैट नहीं कर पाए उस चीज को, पॉवर्टी को, जिसकी वजह से पॉवर्टी आज भी बहुत बड़े लेवल पे है, तो ये हमारा फेलियर है। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई डायन खाया जाता है, इंडिया में महंगाई बहुत ज्यादा है और आज भी उसका असर दिखता है, तो भैया ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा अगर बात की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हम लोगों ने लोगों को रोजगार देने की कोशिश तो की है, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है।
पिछला पहलू क्या है कि भैया बेरोजगारी तो अभी भी है। जी हाँ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। सबको काम मिल गया क्या? नहीं मिला, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो किस किस को काम दो। तो इंडिया में बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे है। और अभी आप बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्या हर चीज हमारे पास है? नहीं जी, आज भी नहीं है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं खास बोलूं तो बैकवर्ड जो एरिया है, सोकल गांव जो है या पिछड़ा एरिया जो है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो नाम मात्र का है। रोड ही सही से नहीं है, बिजली उजली तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो और दूर की बात है। तो ये सब चीजें आज भी इतनी अच्छे से नहीं है, इनडिक्वेट है, इतनी प्रॉपर परफेक्ट तरीके से नहीं है। नेक्स्ट, हमारे देश में मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि अमीरों से लो गरीबों को दो, अमीरों से टैक्स लो गरीबों को सब्सिडी दो। तो ये होता है क्या? होता तो है, लेकिन जिस लेवल का हमें चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाता है। तो आज के टाइम पे भी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम को लेकर। किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है और किसी के पास इनकम ही नहीं है। तो भैया ये दिखाता है कि इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का लेके। ये भी एक बहुत बड़ी फेलियर है, जिसको हमने सबसे पहले सोचा था कि यार एटलीस्ट इक्वलिटी तो लेके आएंगे, पर वो आ ही नहीं पाई। आज भी देखो अमीर कहाँ है, गरीब कहाँ है। नेक्स्ट, खत्म। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको लिखना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को। हाँ जी, अब अगर बात की जाए प्रॉपर पूरे चैप्टर को खत्म हो गया, यही चैप्टर था आपका। अब अगर एक बात किया जाए कि भैया क्या हमारे गोल्स थे, क्या हमने अचीव किया और क्या हम फेल हो गए, तो अगर मैं आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, सारे सेम ही है। अब हमारे गोल क्या थे कि भैया हमारा गोल था जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये तीनों ग्रोथ हो। ऑब्वियस बात है, जीडीपी ग्रोथ हो, नेशनल इनकम ग्रोथ हो, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो, ठीक है, इन तीनों का ग्रोथ हो। अचीवमेंट क्या लिख सकते हो आप? अगर आपको याद नहीं तो आप लिख दीजिएगा भैया जीडीपी ग्रोथ हुई हमारी, ठीक है, आपने पढ़ा भी था ये, ठीक है। नेशनल इनकम भी ग्रोथ हुई हमारी, आपने ये भी पढ़ा। और पर कैपिटा इनकम, ये ठीक है, ये भी जो है हमारी ग्रोथ हुई, आपने ये भी पढ़ा। तो भैया ये आपकी अचीवमेंट्स क्लियरली दिख रही है। फेलियर्स क्या हो सकते हैं? फेलियर्स भी सेम हो सकते हैं। कैसे? कि भैया जीडीपी ग्रोथ जो थी वो कैसी हुई? वो स्लो जीडीपी ग्रोथ हुई। जिस टाइप की जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो उस टाइप की हो नहीं पाई, ठीक है। नेशनल इनकम भैया स्लो था, बैकवर्ड था, इतना अच्छे से नेशनल इनकम ग्रोथ नहीं हो पाया, ठीक है। पर कैपिटल इनकम भी इनइक्वल था, ज्यादा पर कैपिटल इनकम था नहीं। देखा, सेम पॉइंट। अब अगर बात की जाए गोल यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि भैया रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी। अब अचीवमेंट क्या हो सकती है? भैया पॉवर्टी को हमने कम किया। फेलियर्स क्या हो सकते हैं? पॉवर्टी आज भी है। गोल क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव क्या हुआ? हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ठीक है। फेलियर क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। गोल क्या था? गोल था भैया आपका सेल्फ सफिशिएंसी। अचीव क्या किया? सेल्फ सफिशिएंट हो गए। फेलियर क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट इतना अच्छे से नहीं हो पाए। तो आप देख सकते हो कि भैया जो गोल्स थे वही आपके किसी लेवल पे अचीवमेंट्स हैं, वही आपके किसी लेवल पे फेलियर्स हैं। तो गाइज, वाओ, ओ माय गॉड, इसी के साथ आपका जो है पार्ट सेकंड और चैप्टर सेकंड दोनों ही खत्म होते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से। थर्ड चैप्टर ऑलरेडी मेरी राहुल दी वीडियो वाले चैनल पे आ चुकी है, उसको मैं यहां भी पब्लिश कर दूंगा, लेकिन तब जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मैं लाइव और वीडियो डालूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद। बाय बाय, टेक केयर।